Hello everyone, how are you all? I hope everyone is good. Welcome to 9th standard. चैप्टर 16 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो व्याकरण है वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर व्याकरण में हमारे शब्द संरचना के बारे में बताया गया है। जो हमारी शब्द संरचना है वो क्या है, हमें जानना है कि हमारे शब्दों की संरचना किसके द्वारा की जाती है। यहाँ पे लिखा है कि भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द संरचना कहा जाता है। हमारी जो भाषा होती है उसमें एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शब्द संरचना कहा जाता है। शब्द संरचना में मूल शब्दों में कुछ शब्दांश, जो मूल शब्द हमारा होता है उसमें कुछ शब्दांश या शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। हिंदी में शब्द संरचना की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। हमारी जो हिंदी होती है इसमें शब्दों की संरचना की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। वो कैसे? एक तो उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास संधि के द्वारा, जो कि आप सबने पिछली क्लासों में इनके बारे में जाना ही होगा। फिर भी हम इन्हें एक बार फिर से जान लेते हैं। अब फर्स्ट है हमारा उपसर्ग द्वारा, जो कि हम जानते हैं, पर उससे पहले हमसे पूछा जाए कि शब्द संरचना किसे कहते हैं तो हमारी डेफिनेशन क्या होगी कि भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द संरचना कहते हैं और इसमें कुछ शब्दांशों को जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है। शब्द संरचना कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास संधि के द्वारा। अब हम उपसर्ग की परिभाषा जान लेते हैं कि उपसर्ग के द्वारा कैसे नए शब्द बनाए जाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्द जो शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। अब उपसर्ग में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हमने एक उपसर्ग को ही एक शब्द लिया, अब हम इसको अलग अलग कर देते हैं। जैसे कि हमने उपसर्ग को अलग किया तो क्या बना? उपधन सर्ग। तो उप का अर्थ होता है पास और स्थिति, सर्ग का अर्थ होता है स्थिति। अर्थात जब हमने उपसर्ग को एक किया तो इसका मतलब होता है कि वे शब्दांश जो नए शब्द में आगे जुड़कर उसके शब्द में परिवर्तन कर देते हैं। अब यहाँ पर आप इसका जो उप का अर्थ होता है पास और सर्ग का अर्थ होता है स्थिति। अब हम इन दोनों को एक कर देते हैं तो उपसर्ग का अर्थ हुआ कि निकट में बैठकर दूसरे नए शब्द की रचना करना। जैसे कि आपने थोड़े से एग्जाम्पल और देख लो कि यहाँ पे है उपदेश, जो देश है उसके आगे हम उप जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? उपदेश। उपदेश मतलब किसी को संदेश देना या कोई उपदेश देना। फिर देश के आगे स्व जुड़ गया तो क्या बन गया? स्वदेश। और देश के आगे वि जुड़ गया तो विदेश, मतलब देश विदेश। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर उपयुक्त उदाहरण में देश शब्द के से पूर्व उप उपसर्ग जुड़ने से नया शब्द उपदेश और वि उपसर्ग जुड़ने से नया शब्द विदेश बने हैं। अतः यहाँ उप स्व वि उपसर्ग है। ये सब क्या है? उपसर्ग, क्योंकि ये इसके आगे जुड़कर बने हैं। उपसर्ग की 3 विशेषताएं होती है। शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, जो शब्द का अर्थ है उसमें नई विशेषता लाना। जैसे कि बल के आगे प्र जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्रबल। और शासन के आगे अनु जुड़ जाएगा तो अनुशासन, मतलब शासन का मतलब होता है कि राज करना, और अनु जुड़ गया तो अनुशासन मतलब व्यवस्थित कार्य होना। शब्द के अर्थ को उलट देना, जैसे कि जो हमारा शब्द है उसके अर्थ को ही उलट देना। तो यहाँ पे धर्म के आगे हम अ जोड़ देंगे। धर्म, जो सभी धर्म होते हैं सबके अपने अपने धर्म होते हैं, अगर उसके आगे हम अ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अधर्म। अधर्म मतलब फिर वैसे ही मान
मान मतलब किसी का सम्मान करना, मान। उसके आगे हम अप जोड़ देंगे, अब उपसर्ग जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? अपमान। अपमान मतलब किसी को बेइज्जत करना। अब यहाँ पे लिखा है कि शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके जो मूल शब्द होता है उसके आसपास के योग से विभिन्न अर्थ प्रकट करता है। जैसे कि हार है, हार के आगे हमने आ जोड़ दिया तो क्या बन गया? आहार। आहार का मतलब होता है भोजन। वैसे ही सम है, सम के पीछे हमने हार लगा दिया तो क्या बन गया? संहार। संहार मतलब नाश। वैसे ही हार है, हार के आगे हम उप जोड़ देंगे तो उपहार। उपहार मतलब सौगात। फिर है यहाँ पर उत। उत को हम हार के आगे जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? उद्धार। उद्धार मतलब मुक्ति, मोक्ष। फिर यहाँ पर हार है तो हार के आगे प्र जोड़ दिया तो प्रहार। प्रहार मतलब किसी के ऊपर प्रहार करना, चोट करना। फिर है हार, हार के आगे हमने वी जोड़ दिया तो विहार। विहार मतलब मनोरंजनार्थ, यत्र तत्र घूमना। हिंदी भाषा में अपने उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और अरबी, फारसी, उर्दू के उपसर्गों का प्रयोग होता है। यहाँ इन भाषाओं में प्रमुख उपसर्ग, उनके अर्थ एवं उनसे बने शब्द दिए जा रहे हैं। अब जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें कौन कौन से उपसर्ग होते हैं उनके बारे में बताया गया है। जो हमारी हिंदी भाषा है उसके उपसर्ग हैं अ, अन, अद, ओ, क, कु, दु, नी, बिन, भर, स, सु, पर, न। ये सब हमारे हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं और इनके शब्द यहाँ जो बनाए हैं उपसर्ग के द्वारा वो दिए हुए हैं और उसका अर्थ भी दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर है पहला अचेत, चेत के आगे अ जोड़ा तो अचेत, ज्ञान के आगे अ जोड़ा तो अज्ञान, भाव के आगे अ जोड़ा तो अभाव और अमर के आगे अ जोड़ा तो अमर। इसका अर्थ है अभाव, निषेध। फिर दूसरा है अनपढ़। अन उपसर्ग हमने जोड़ा तो क्या बना? अनपढ़, अनमोल, अनजान, अनबन। फिर है अध तो अधपका, अधखिला, अधमरा। वैसे ही ओ उपसर्ग जोड़ दिया तो ओगुन, ओघट, ओढ़र। फिर क कु उपसर्ग जोड़ दिया तो कपूत, कुचाल, कुपात्र, कुकर्म। फिर दु है, हमने दु उपसर्ग जोड़ा तो दुबला, दुश्चरित्र, दुकाल। फिर नी। इस तरह से हम उपसर्ग बना सकते हैं। जो हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं वो हम इस तरह से बना सकते हैं। और हमारे हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं? अ, अन, अद, ओ, क, कु, दु, नी, बिन, भर, स, सु, पर, न। ये हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं। अब यहाँ नीचे हैं संस्कृत के उपसर्ग। इनको भी इसी तरह बनाया गया है। अ, अधर्म, अनीति, अज्ञान, असत्य। आ, आमरण, आकंठ, आमुख, आक्रोश, आक्रमण, आरोहण। अधि, अधिनायक, अधिपति, अध्ययन, अधीक्षक, अध्यात्मक, अधिकारी। इस तरह से ये संस्कृत के उपसर्ग हैं जो हैं अ, आ, अधि, अति, अनु, अभि, औ, उत, द्रु, दुष। ये हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं। संस्कृत के जो भी हैं निर, निश, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु, स्वा। अब यहाँ पर है हमारे फारसी, अरबी, उर्दू के उपसर्ग। किसके उपसर्ग हैं? फारसी, उर्दू के उपसर्ग। अब यहाँ पर अल है तो हमने बेला के आगे अल जोड़ दिया तो क्या बन गया? अलबेला, अलबता। एन, एन वक्त, एन मौका। कम, कमजोर, कम अक्ल, कम उम्र। खुश, खुशबू, खुश मिजाज, खुशकिस्मत, खुशहाल। अब यहाँ पर गैर है तो गैर कानूनी, गैर हाजिर। दर। इस तरह से यहाँ पर अरबी फारसी के उपसर्ग बनाए गए हैं। अब इस तरह से आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से उपसर्ग बनाए जाते हैं। इसको एक बार फिर से अध्ययन करना है, इसकी डेफिनेशन देखनी है और हमारे हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं ये सब देखना है।
अब हम यहाँ आते हैं कि उपसर्ग से आप क्या समझते हैं। हमारा जो स्वाध्याय है, जो कि हमने अध्ययन किया है अभी, उसमें आप कितना समझ पाए हो उसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि उपसर्ग से आप क्या समझते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं, मतलब वे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर उसके शब्द में परिवर्तन लाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अब पूछा गया है कि किन्हीं 3 उपसर्गों को चुनकर उन उपसर्गों के योग से 3-3 शब्द बनाइए। जैसे कि हमने उपसर्ग जोड़ा, हमने अनुपसर्ग हमारा हमने लिया, अब उसके 3 शब्द हमें बनाने हैं, तो हम पढ़ के आगे अन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, अनपढ़, अनमोल, अनजान, अनबन, ये हमारे उपसर्ग बन गए। अब यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि सही विकल्प चुनिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसा कौन सा शब्द है उसमें आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अब इसमें आप जब इसको रीड करोगे तो आपको लगेगा कि सब एक जैसे ही हैं, पर आपको कैसे पता चलेगा कि ये उपसर्ग में आ नहीं है, कि जैसे हम इनको अलग अलग करेंगे, हम दोनों को 2 शब्द का एक शब्द बना है उनको अलग अलग करके देखेंगे। तो जैसे कि आ जीवन के आगे जोड़ा तो आजीवन, तो ये क्या है, उपसर्ग है। मरण के आगे जोड़ा तो आमरण, तो ये क्या है, उपसर्ग है। और आकृषक, तो कृषक के आगे आ जोड़ा और ये है आराम, राम के आगे आ जोड़ा तो यहाँ पर जो बिना तुक वाला शब्द है वह कौन सा है, घ, कौन सा है, आकृषक, कौन सा है, आकृषक पर, जो कि हमारा उपसर्ग में प्रयोग नहीं हुआ है। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं कि किस शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो वैसे ही हम इनको अलग अलग करके देखेंगे। तो मान के आगे अप जुड़ा तो अपमान, अपकार और अभिशाप और अपना, तो इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जो सबसे अलग है, वो है अभिशाप। फिर हम आते हैं किस शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अप मतलब यहाँ पे अप गलती से प्रिंट हो गया है, यहाँ पे अ आएगा कि अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर किस में नहीं हुआ है, अवसर शब्द में नहीं हुआ है। वैसे ही किस शब्द में स उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो आएगा सत्कार, उसमें स उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर है किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, वो है विमान, विमान में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अब नीचे आ जाते हैं हम, यहाँ पर प्रयुक्त उपसर्गों के संयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जैसे संयोग में कौन सा सही विकल्प है जिसका प्रयोग इसमें हुआ है, तो इसमें आएगा सम। पुनर्विवाह में पुनर और अपव्यय में अप, ये हो गया हमारा उपसर्ग का अध्याय। अब हम नेक्स्ट क्लास में प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ तक आप सब अच्छे से अध्ययन कीजिए, रीड कीजिए, समझिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच ऑल, हैव अ नाइस डे।